Hello friends. So today we are going to study injury, which is a very important topic which is going to come in your profs of FMT. It is important for also for pathology as there will be wound healing and everything. It is also important as in account of social issues like rape and all. Also to differentiate between post-mortem and ante-mortem wounds. And it is important for UPSC CSC exam point of view for your optional paper 2, and more so if you are practicing medical doctor. It is important for you to write in MLC while you are on CMO or PGCMO duties, or when you are on duty in your emergency, right? Okay. So before moving on to injuries का core part, हम सबसे पहले MLC रिपोर्ट के क्या क्या डेफिनेशन क्या है उसका, क्या क्या पार्ट्स होते हैं while writing MLC, and what are the important points while examining a MLC case of rape, firearm injury, burns, hanging, strangulation, poisoning, any other injury cases, वो भी देख लेंगे साथ में, right? And then we will cover injuries, जो major injuries के classifications हैं, and then we will cover each one of them one by one. I have made the notes from subjective point of view, which is going to help you for profs and also for UPSC CSC exam, right? And also for practical purposes. And I make my notes available on Telegram, on my Telegram channel, right? Okay. So व्हाट इज MLC रिपोर्ट? सबसे पहले होता क्या है, ठीक है? MLC रिपोर्ट होता है, these are the documents which are prepared by the doctor at the request of some investigating authority. या तो वो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी कोई पुलिस हो सकता है, कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो सकता है, उनके द्वारा ये रिक्वेस्ट की जाती है, एंड इट इज हैंडेड ओवर टू हिम, मेड बाय अ डॉक्टर. इट मे बी इन रिलेशन टू लिविंग, डेड और एनी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट. लिविंग अगर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो कोई इंजरी रिपोर्ट हो गई, डेड है तो कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो गई. ऑल दीज आर नोन एज MLC रिपोर्ट्स. और कोई इनएनिमेट ऑब्जेक्ट जैसे वेजाइनल स्वैब हो गया, कोई पिक्चर्स हो गए, so these are also considered like MLC reports. The salient features इसके क्या क्या होते हैं, राइट? तो salient features इसके होते हैं, इसके 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है? क्या क्या? ये तो प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले लिखनी होती है पेशेंट की, उसके बाद बॉडी ऑफ द MLC आता है, उसके बाद देन द फॉरेंसिक एग्जामिनर और द मेडिको लीगल एग्जामिनर जो डॉक्टर है वो ओपिनियन भी देता है, ठीक है? तो प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या क्या रहेगा? नेम रहेगा पेशेंट का, एज रहेगा, सेक्स रहेगा, इसकी डेमोग्राफिक्स रहेगा, देन एड्रेस, ऑक्यूपेशन, वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ, सन ऑफ किसका है, गार्जियन का नाम क्या है, अकम्पनिंग पर्सन कौन कौन आया था उसके साथ, ठीक है? 2 लोग का जनरली हम लेते हैं, उसका नेम और एड्रेस लिखना है, ठीक है? 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क बताने हैं, जो भी केस आया आपके पास उसके, डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर लिखना है, ठीक है? स्पेशली दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट इन केसेस ऑफ इंजरी, जहाँ पर आप इसका मतलब एज ऑफ इंजरी जानने के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, और स्पेशली रेप केसेस में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है. देन कमिंग टू पुलिस ऑफिशियल जो भी कंपनी कर रहा है उसका नाम लिखना है, पुलिस स्टेशन का नंबर लिखना है जहाँ पे रिपोर्ट दर्ज कराई गई है. फिर बॉडी लिखेंगे ऑफ MLC, तो उसके अंदर आप हिस्ट्री लोगे, थॉरो हिस्ट्री लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है? एग्जामिनेशन की फाइंडिंग्स हमारी जो है, एग्जामिनेशन की फाइंडिंग्स कैसे लिखनी है वो बताऊंगी. ऑब्जर्वेशन लिखनी है आपको, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो भी हम करते हैं, हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, हमारी जो ऑब्जर्वेशन है और इन्वेस्टिगेशन जो हम रिक्वेस्ट करते हैं. फिर हम ओपिनियन लिखेंगे, तो ओपिनियन के अंदर इंजरी का नेचर क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इंजरी, जो वेपन यूज हुआ है हमें वो लिखना है, कि डेंजरस था या डेंजरस वेपन था कि नहीं था, उसके बारे में जो भी हमारा ओपिनियन वो लिखना है. एंड इफ फिट और नॉट मेडिकली टू गिव एनी स्टेटमेंट टू द पुलिस, तो मेंटल स्टेटस के बारे में भी लिखना है, ठीक है? हो सकता है पेशेंट जुवेनाइल हो, या फिर हो सकता है पेशेंट जो है काफ़ी माइनर छोटा बच्चा हो जिसको नहीं पता है कि उसके साथ क्या हुआ, राइट? या फिर कोई मेंटली अनसाउंड या साइकियाट्री पेशेंट हो सकता है, फिर हॉस्टाइल हो सकता है, थ्रेटेंड हो सकता है, तो वो वाली सारी चीज़ें हमको मेंटल स्टेटमेंट भी लिखना है, ठीक है? तो ओपिनियन में हमें नेचर ऑफ इंजरी लिखना है, इंजरी का डिस्क्रिप्शन देना है, वेपन का देना है डिस्क्रिप्शन, और मेंटली फिट है कि नहीं पेशेंट हिस्ट्री देने के लिए ये लिखना है, ठीक है? देन ये डायग्राम ऐसा रहेगा, तो इसके ऊपर इंजरी आपको मेंशन करनी होती है. मान लो कि देयर वाज अ एब्रेजन ऑन लेफ्ट एल्बो, तो यहाँ पे ऐसे करके
ऐसा मार्क करके यू हैव टू राइट, ऐसे लेबल करोगे, ठीक है। यहाँ पे कोई टैटू मार्क है तो उसको लेबल कर दोगे, जैसे 2 आइडेंटिफिकेशन भी लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे इंजरी में जैसे यहाँ पे कुछ एब्रेजन है तो वो लिखोगे, ऐसे मार्क कर दोगे। फिर यहाँ पे कुछ है तो ऐसे यू हैव टू मार्क लाइक दिस, ठीक है। इट मेक्स इट easier and make sure that we don't miss any injury as such. Then अभी हम कुछ specific points देख लेते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक पॉइंट्स फॉर रेप देख लेते हैं। तो रेप के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि हम बीइंग अ डॉक्टर वी कैन नॉट डिनाई एन एग्जामिनेशन ऑफ अ रेप विक्टिम, दैट इज अनलॉफुल, वी कैन नॉट डिनाई, ठीक है। बी पोलाइट टू द सस्पेक्ट, चाहे वो सस्पेक्ट है चाहे वो विक्टिम है, उसके लिए आपको पोलाइट रहना है। डोंट पास जजमेंटल रिमार्क्स, ठीक है। उसको और भी ज्यादा हॉस्टाइल या और ज्यादा उसको परेशान नहीं करना ऑलरेडी विक्टिम को, ठीक है। और अनसिंपैथेटिक नहीं हो, बिल्कुल एकदम एम्पैथेटिक रहना है हमको, पोलाइट रहना है और कोई भी जजमेंटल रिमार्क्स नहीं देना है। हिस्ट्री लेंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री क्या, और डिटेल हिस्ट्री लेना है पेशेंट के ओन वर्ड्स में। ये तो हमें हमेशा से जब से हमें क्लिनिक्स अटेंड करना स्टार्ट किया हमें बताया गया है कि हिस्ट्री शुड बी इन पेशेंट्स वर्ड। आस्क वेदर टेकन बाथ और नॉट, ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंट इन अ केस ऑफ रेप, कि उसने बाथ तो नहीं लिया है, क्योंकि अगर हमें बाथ ले लिया तो हमें एविडेंस ही नहीं मिलेगा, तो फिर इससे ये प्रूव हो सकता है कि कुछ हुआ ही नहीं था, देयर इज नो इंसिडेंट एज सच, ठीक है। तो इट माइट बी नॉट इन गुड फेथ ऑफ द विक्टिम, सो दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। कि और दूसरी चीज ये भी पूछना है कि क्लोथ्स तो उसने चेंज नहीं किए, ठीक है। देन एग्जामिनेशन में हमेशा ऑलवेज देयर शुड बी अ प्रेजेंस ऑफ अ फीमेल रिलेटिव और एक्वेंटेंस, आस्क टू अनड्रेस हरसेल्फ, आस्क हर टू अनड्रेस बाय हरसेल्फ, डोंट अनड्रेस योरसेल्फ, ठीक है। ये नहीं आप खुद से उसके कपड़े निकाल रहे हो, उसको बोलो दीदी या मैडम आप अपने कपड़े निकाल दीजिए, ऐसे करके पोलाइटली बोलना है, ठीक है। कंसेंट शुड बी टेकन अप्रोप्रिएटली, डोंट डिले एनी एग्जामिनेशन, नोट द एग्जैक्ट डेट एंड टाइम, दिस डेट एंड टाइम क्लॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन टू, ये अभी रिसेंटली काफी दिन से न्यूज में था, ठीक है, कि डिस्पाइट गवर्नमेंट्स rules and indications that and Supreme Court's judgment that two-finger test is unscientific and unlawful. Also, WHO tells this is unscientific and hurts the integrity of a woman. Two-finger test नहीं करना. This point is very very important. You have to write this, ठीक है, and you have to show it in your practice also. Painful condition अगर उसको है तो उसको सेडेटिव या एनाल्जेसिया देना है, एंड देन यू गो अहेड विद जेनिटल एग्जामिनेशन। देन ओपिनियन जब भी आप दोगे तो इसमें साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन के बारे में पक्का से लिखना है। और विक्टिम कॉटन स्वाब लेना है पर वेजाइनल पोस्टीरियर फॉर्निक्स से, एंड चार्ज लाइक बनानी है। फिंगर नेल स्क्रेपिंग्स भी ले सकते हो आप, गारमेंट्स को प्रिजर्व करना है, एंड कलेक्ट 15 ml ऑफ ब्लड सैंपल। तो ये ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में रेप वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो बाथ लिया है कि नहीं ये आपको कंफर्म करना है, क्लोथ्स चेंज किए हैं कि नहीं ये आपको ध्यान रखना है, एमएलसी रिकॉर्ड करना है, एग्जामिनेशन फीमेल रिलेटिव साथ में होना चाहिए, आस्क हर टू अनड्रेस बाय हरसेल्फ, कंसेंट लेना है। दिस डेट एंड टाइम थिंग तो भूलना ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टू फिंगर टेस्ट नहीं करना है, और अगर कोई पेनफुल कंडीशन उसको है तो फिर आपको एग्जामिन करने से पहले सेडेटिव या एनाल्जेसिया देना है, और साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। देन वी कम ऑन फायर आर्म इंजरीज। फायर आर्म इंजरीज में एंट्री एंड एग्जिट वूंड के बारे में आपको लिखना है कि एंट्री वूंड कहाँ पे है, एग्जिट वूंड कहाँ पे है, ठीक है। बुलेट्स जो कितने बुलेट्स और ये लेड शॉट्स रिकवर हुए हैं उनको एयर ड्राई करना है, एंड पुट इन अ बॉटल पैडेड विद कॉटन, सील, डॉक्यूमेंटेड एंड हैंड ओवर टू द पुलिस, ठीक है। बुलेट्स और लेड को कभी भी आपको टूथ फोर्सेप्स से नहीं उठाना है, ठीक है। हमेशा आपको उसको फिंगर्स से या फिर रबर टेप फोर्सेप्स से उठाना है, कभी भी टूथ फोर्सेप्स से नहीं उठाना है। एंड यू हैव टू नेवर वॉश देम, दिस इज नेवर वॉश एंड नेवर, और फिंगर से ही उठा लो या रबर टेप फोर्सेप्स से उठाना है, ठीक है। उसको एयर ड्राई करना है, एक बॉटल में रखना है, जस्ट पैडेड विद कॉटन एंड सील्ड एंड डॉक्यूमेंटेड, देन यू हैंड ओवर टू द पुलिस। एक्सरे ऑफ द ट्रैक, जो भी ट्रैक बना है उसका एक्सरे लेना है। नाउ वी कम ऑन बर्न्स। बर्न्स में ये हैव टू, बर्न्स में भी प्रॉपर हिस्ट्री एंड डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बर्न्स की क्या केसेस हुई, डाउरी डेथ भी हो सकता है ना, ठीक है। तो प्रॉपर हिस्ट्री और आपको डॉक्यूमेंट, यंग मैरिड फीमेल्स के केसेस में आपको डाइंग डिक्लेरेशन इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन प्राइमरी ट्रीटमेंट आपको करना है, ABCDE, राइट।
वो तो उसके बाद बाकी आगे चीज़ें करनी है। एक्सटेंट एंड डिग्री ऑफ बर्न्स आपको नोटिस करना है, प्रॉपर स्केच बनाना है फॉर दैट, फॉर एरियाज इन्वॉल्व। एंड इन्फ्लेमेबल एजेंट्स कोई भी बॉडी या क्लॉथ पे है, किस चीज़ से, केरोसिन था या फिर कोई और चीज़ थी, जो भी पेट्रोल था, इन्फ्लेमेबल एजेंट जो भी यूज़ किया गया उसको रिकॉर्ड एंड प्रिजर्व करना है, दैट माइट एक्ट एज एन इंपॉर्टेंट एविडेंस। Then dying declaration of young married female is very important, especially in the cases of young married females, right? Then तो dying declaration हो गया ये, और एक proper sketch बनाना है आप ये extent and degree of burns, ठीक है। Then we come on hanging and strangulation. हैंगिंग एंड स्ट्रैंगुलेशन के केस में क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, ऑब्वियसली लाइगेचर मार्क होगा, ठीक है। तो लाइगेचर मार्क का क्या पोजीशन है, क्या नेचर था, कंप्लीट है इनकम्प्लीट है, उसकी विड्थ कितना था, उसका डायरेक्शन कैसा था, अब पीछे से अपवर्ड की तरफ था या फिर इट वाज अ ट्रांसवर्स और ओब्लिक, राइट, एंड उसकी एक्सटेंट क्या थी, और कट द नॉट अवे फ्रॉम द मार्क। लाइगेचर मार्क की जो भी नॉट है उसके उससे दूर काटना होता है मार्क, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है, हैंगिंग वाले में। दीज इज द सीरियन पॉइंट्स जो आपको कभी नहीं भूलने हैं इन एमएलसी केसेस। प्रिजर्व द मटेरियल, और मटेरियल को भी आपको प्रिजर्व करना है फॉर लाइगेचर मटेरियल। नेचर, पोजीशन, टाइप ऑफ नॉट, सर्कमफेरेंस ऑफ लूप, लेंथ ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग, फ्री एंड्स का क्या है, ठीक है, एंड स्टेन्स क्या क्या थे लाइगेचर मार्क पे, कोई फॉरेन बॉडी है कि नहीं, वो सब देखना है। देन वी कम ऑन पॉइजनिंग। अच्छा, मेरे नोट्स में आपको हमेशा ये कुछ एब्रिविएशंस मिलेंगी, ठीक है, दिस इज एक्चुअली फॉरेन बॉडी, ठीक है, दिस, ये हमेशा प्राइमरी के लिए लिखती हूँ मैं, ठीक है, और कुछ है, ठीक है। देन वी कम ऑन पॉइजनिंग। तो पॉइजनिंग के लिए तो प्राइमरी ट्रीटमेंट इज, पॉइजनिंग में भी आप सबसे पहले प्राइमरी ABCD अप्रोच फॉलो करोगे, उसके बाद आप एंटीडोट दोगे, राइट। तो इसमें प्रॉपर हिस्ट्री, हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केसेस ऑफ कि सब्सटेंस कौन सा लिया है वो तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो सब्सटेंस कंज्यूम्ड अमाउंट, ऑल्दो वी हैव सिम्टोमेटोलॉजीज, बट एज फार एज पॉसिबल वी हैव टू ट्राई टू नो विच सब्सटेंस हैज बीन कंज्यूम्ड, ठीक है। देन अमाउंट क्या था उसका, कितना लिया उसने, टॉक्सिक डोज से ज़्यादा लिया, कम लिया, कहाँ पे लिया, उससे भी पता चलता है, ठीक है। जैसे खेतों के आसपास या फिर गोडाउन में लिया तो आसपास, ठीक है, हॉस्पिटल में लिया, या मेडिकेशंस कोई चल रही थी तो कोई एक्सेस ओवरडोज ऑफ मेडिकेशन हुआ है, कितने लोगों ने लिया, जैसे हुच ट्रेजेडी अभी हुआ था, राइट। सो ये सब हमें पता नहीं चाहिए। सेंड प्रॉपरली सील्ड सैम्पल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी कोई पॉइजन का केस आता है तो हमें उस पेशेंट का यूरिन, ब्लड और GA या फिर वॉमिट जो भी हुआ है उसका सैंपल अलग अलग उसमें प्रॉपरली सील्ड एंड लेबल करके रखना होता है फॉर फॉरेंसिक एग्जामिनेशन, ठीक है। क्या क्या, GA, यूरिन एंड ब्लड। देन वी कम ऑन इंजरी केस, ठीक है। तो अगर कोई भी मान लो इंजरी का केस आया है आपके पास, तो उसमें भी वही, आप सबसे पहले तो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दोगे उसको, है ना, और एक्सरे वगैरह करवाओगे, डिपेंडिंग ऑन इंजरी, से फास्ट करवाओगे कि कितना क्या इंजरी है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे। तो सबसे पहले आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट देना है। देन एग्जामिन एंड रिकॉर्ड ऑल इंजरीज प्रॉपरली, ठीक है। तो एग्जामिन, सबसे पहले आप एग्जामिन करोगे उस पेशेंट को, प्रॉपर हिस्ट्री लोगे, कहाँ हुआ, कहाँ कहाँ लगी है, ठीक है। और एग्जामिन रिकॉर्ड ऑल द इंजरीज प्रॉपरली। वो इंजरी के लिए हमने ये वाला ये देखा ही था, है ना। वी हैव टू प्रॉपरली लेबल द इंजरीज, इंटीरियरली क्या है, पोस्टीरियरली क्या है, लेफ्ट लेटरल एंड राइट लेटरल, ठीक। कभी भी आप आंसर भी लिख रहे हो इंजरी के MLC के लिए, यू बेटर मेक समथिंग हियर, लाइक जैसे एब्रेजन्स वगैरह आपको कहाँ पे ज़्यादा मिल सकता है, गेंज बोन प्रोमिनेंस से ज़्यादा मिलते हैं ना, तो वो सब आप लिख दोगे, ठीक है। देन एग्जामिन एंड रिकॉर्ड ऑल इंजरीज प्रॉपरली, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना है ऑफ ऑल द इंजरीज। ओपिनियन में हमने देखा था कि वेपन क्या हुआ है, इंजरी क्या हुआ है और मैनर क्या है, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। वेपन कौन सा यूज किया था, इंजरी का टाइप क्या था और किस मैनर में, वाज इट एन इन्फ्लिक्टेड इंजरी और अ होमिसाइडल इंजरी और एन एक्सीडेंटल इंजरी। देन यू हैव टू मेक दिस काइंड ऑफ टेबल की सीरियल नंबर, जैसे आप कोई भी इंजरी आप हुआ है तो जैसे ये आपके पास MLC डॉक्यूमेंट के अंदर ये बना होता है, ठीक है, ह्यूमन फिगर बना होता है ना, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले आप ऐसे लेबल कर देना है, जैसे इंजरी 1 यहाँ पे हुआ है, इंजरी 2 यहाँ पे हुआ है, एंड देन यू हैव टू राइट कि सीरियल नंबर 1 व्हाट टाइप ऑफ इंजरी दिस इज, इसका साइट क्या है, इसका साइज क्या है, 2 x 2 सेंटीमीटर, साइट है एल्बो, ठीक है, ऐसे लिखना है। डिस्क्रिप्शन क्या है, इट इज इरिथमेटस मार्जिन्स, ठीक है, उसको पूरा डिस्क्राइब करना है, कट, क्लीन कट, वट एवर इट इज, ठीक है। सिंपल है, ग्रीवियस है, डेंजरस है, ठीक है। सिंपल है, ग्रीवियस है, फिर डेंजरस इंजरी है, वो लिखना है। बेसिकली इंजरी का आपको यहाँ पे टाइप लिखना है, एंड टाइप ऑफ वेपन यूज्ड क्या था,
कि शार्प है, ब्लंट है, डेंजरस है, नॉन डेंजरस है, वो लिखना है। मटेरियल्स प्रिजर्व, क्या क्या मटेरियल्स आपने प्रिजर्व किया है, एडवाइस क्या है, एंड फाइनल ओपिनियन आपको लिखना है कि आपने इंजीनियर किया, यूरिन किया, प्रिजर्व, वो सब लिखोगे। एडवाइस के अंदर वट एवर, ठीक है, कि आपको ड्रेसिंग चेंज करना है एवरी ऑल्टरनेट डे या वट एवर इट इज, ठीक है, कि फ्रैक्चर का ही ट्रीटमेंट हो रहा है तो वो लिख दो रेफर टू ऑर्थो डिपार्टमेंट, राइट। तो वो सारी चीज़ें फाइनल ओपिनियन के अंदर आपको पूरा ओपिनियन लिखना है उसके अंदर, वो भी हम अभी देख लेंगे। नाउ वी कम ऑन इन कॉजेज ऑफ डेथ, क्या क्या होते हैं फ्रॉम वो। तो दे आर इमीडिएट कॉजेज एंड दे कैन बी रिमोट कॉजेज। ठीक है, तो इमीडिएट कॉजेज के अंदर क्या क्या हो सकता है, शॉक हो सकता है, तो कार्डियोजेनिक, हाइपोवॉलेमिक, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक हो सकता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक लाइक सेप्टिक शॉक, एनाफाइलैक्टिक शॉक हो सकता है, एंडोक्राइन शॉक जनरली नहीं होता है, ठीक है। देन रिफ्लेक्स वेगल इनहिबिशन हो सकता है, कोई एयर एम्बोलिज्म हो गया, मैकेनिकल इंजरी को एनी वाइटल ऑर्गन हो गया। देन रिमोट कॉजेज के अंदर क्या क्या कॉजेज है, ठीक है, मतलब इट विल टेक सम टाइम टू डेवलप। तो कोई क्रश सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है, डीआईसी हो सकता है, सेप्सिस हुआ उसके बाद डीआईसी हो गया, एम्बोलिज्म हो सकता है, देन गैंग्रीन नेक्रोसिस डेवलप हो गया कि सेप्सिस हुआ था और एक जगह सेप्टिक फोकाई था, वहाँ पे गैंग्रीन हो गया, एंड नेक्रोसिस की वजह से कैन बिकम अ कॉज ऑफ डेथ। देन इन्फेक्शन हो सकता है या नेग्लेक्ट हो सकता है, सर्जिकल कोई ऑपरेशन है उसकी वजह से हो सकता है। तो शॉक के अंदर में पोस्टमार्टम अपीयरेंस में जनरल कंजेशन, शॉक के अंदर क्या होता है, वाइटल ऑर्गन्स के अंदर ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, ठीक है, तो देयर विल बी कंजेशन ऑफ ऑल इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है, देयर विल बी इडीमा ऑफ बिस्रा, ठीक है, सारी कंजेशन वहाँ पे हो गया है तो उसकी वजह से इडीमा भी हो जाएगा उस बिस्रा का और पर्टिकुलर हेमरेजेस हो जाते हैं। ब्रेन के अंदर इस्चीमिक ज़्यादा टाइम तक अगर हो रहा है, शॉक डेवलप हो रहा है, तो देयर विल बी इस्चीमिक एन्सेफेलोपैथी। न्यूरॉन्स जो होंगे वो श्रिंक हो जाते हैं, उनका न्यूक्लियस पिक्नोटिक हो जाता है, इट्स डेथ एंड इज रिप्लेस्ड बाय फिब्रिली ग्लायोसिस। हार्ट के अंदर फैटी चेंजेस एंड जो हमने पढ़ा था पर्टिकुलर हेमरेजेस, वो सब एंडोकार्डियल हेमरेजेस हो जाएंगे। लंग्स में एआरडीएस हो जाता है, जीआईटी में देयर विल बी ब्लड स्टेन फ्लूइड, ऑब्वियसली ड्यू टू कंजेशन हो गया, एडिमा हो गया, पर्टिकुलर हेमरेजेस हो गया, तो ब्लड स्टेन फ्लूइड हो गया। लिवर ड्यू टू परफ्यूजन डेफिसिट, ठीक है, देयर इज इस्टीमिया। देन देयर स्प्लीन के अंदर enlarge हो जाती है स्प्लीन एंड देयर सॉफ्टनिंग ऑफ स्प्लीन। एड्रिनल्स में फोकल लिपिड डिप्लीशन हो जाता है इन कॉर्टिकल सेल्स, ठीक है। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट आप इसको इधर उधर थोड़ा सप्लीमेंट कर सकते हो। और दिस इज जस्ट द बेसिक की, हाँ अब अभी हम आगे के पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे ना कि पोस्टमार्टम अपीयरेंसेस में क्या क्या हो रहा है, तो उसमें आप मेजॉरिटी जगह ये देखोगे कि शॉक हुआ, उसकी वजह से कंजेशन ऑफ ऑल इंटरनल ऑर्गन्स एंड एडिमा ऑफ बिस्रा हो जाता है। नाउ वी कम ऑन एंटीमॉर्टम पोस्टमार्टम वुंड में कैसे डिफरेंशिएट करना है। एंटीमॉर्टम और पोस्टमार्टम वुंड को डिफरेंशिएट करने के लिए ये पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, 10 पॉइंट्स हैं एंटीमॉर्टम वुंड एंड पोस्टमार्टम वुंड, राइट। तो हीमरेज होगा, ठीक है, एंड देखो एंटीमॉर्टम वुंड के अंदर हीमरेज होगा, बढ़िया हीमरेज होगा, क्योंकि एंटीमॉर्टम वुंड अगर उसको डेथ से पहले बॉडी के सारे मैकेनिज्म्स इंटैक्ट हैं तो वो कंजेशन मतलब पूरा जो ब्लड है वो पेरिफेरी से सेंट्रल ऑर्गन्स की तरफ, ठीक है, इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स की तरफ जाने लगेगा, ठीक है। हीमरेज जो है वो अबंडेंट होता है इसके अंदर। पोस्टमार्टम वुंड में देयर इज माइल्ड सोर्स ऑफ हीमरेज। एंटीमॉर्टम वुंड में आर्टरीज होता है, इसको वैसे भी याद कर सकते हो, ए फॉर आर्टरीज, ए फॉर एंटीमॉर्टम वुंड्स, ठीक है। पोस्टमार्टम वुंड में वेन्स होता है, देन अगर अबंडेंट हीमरेज हो रहा है, आर्टरी से ब्लड निकल रहा है तो ऑब्वियसली स्पर्टिंग होगी, ठीक है, दिस इज स्पर्टिंग एंड दिस इज एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ ब्लड एंड दिस स्टेनिंग ऑफ वुंड एजेस इन एंटीमॉर्टम वुंड, ठीक है, जबकि ये सब कुछ नहीं होता है पोस्टमार्टम वुंड के अंदर। फिर आते हैं कोगुलेशन, तो कोगुलेशन में कोगुलेशन पाथवे जो है वो एक्टिवेट किस में रहेगा, एंटीमॉर्टम वुंड, एंटीमॉर्टम इट वुड बी एक्टिवेटेड, तो ब्लड जो है फॉर्मली कोगुलेट हो जाता है इसके अंदर। पोस्टमार्टम वुंड में देयर इज ओनली अ सॉफ्ट क्लॉट। 7 दिन वुंड एजेस, ठीक है, देयर विल बी एंटीमॉर्टम वुंड में देयर विल बी इवर्टेड मार्जिन रहेंगे या फिर गैस्पिंग या स्वोलन रहेगा वुंड, और पोस्टमार्टम वुंड के अंदर देयर विल बी लेस गैपिंग। देन वाइटल रिएक्शन, ऑब्वियसली इन्फ्लेमेशन हो गया, रिपेयर हो गया, ये सब किस में रहेगा, एंटीमॉर्टम वुंड में। हिस्टोलॉजी, फिर हम देख लेते हैं हिस्टोलॉजी में क्या होगा। हिस्टोलॉजी में ऑब्वियसली इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो भी है सारे, डब्ल्यूबीसीज,
मैक्रोफाजेस, फाइब्रोब्लास्ट, एंजियोजेनेसिस, ये सब कुछ आपको एंटीमॉर्टम में मिलेगा, पोस्टमॉर्टम में नहीं मिलेगा. एंड एंजाइम हिस्टोकेमिस्ट्री में देयर विल बी इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ वेजोएक्टिव अमीन्स एंड एंजाइम्स, ये सब कुछ इंक्रीज एक्टिविटी रहेगा इसका इन एंटीमॉर्टम वुंड. ठीक है, पोस्टमॉर्टम वुंड में आपको ये सब नहीं मिलेगा. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले आपको ब्लीडिंग के सारे पॉइंट्स याद रखने हैं. ठीक है, ठीक है. फिर उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि स्टेनिंग ऑफ वुंड एजेस कैसा रहेगा और वुंड के एजेस कैसे रहेंगे. देन यू हैव टू रिमेंबर कि कभी भी इंजरी होती है तो नॉर्मल रिस्पॉन्स क्या होता है, वाइटल रिएक्शंस के बारे में आपको देखना है, इन्फ्लेमेशन, रिपेयर, देन हिस्टोलॉजी और देन हिस्टोकेमिस्ट्री. सो एंटीमॉर्टम पोस्टमॉर्टम, क्योंकि मेजॉरिटी जगह कोई भी क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है, एंटीमॉर्टम स्टैब वुंड, एंटीमॉर्टम abrasions, lacerations, ठीक है, सबके अंदर कुछ कुछ पॉइंट्स इसमें से कॉमन ही रहेंगे. दिस इज द बेसिक जनरल डिफरेंसेस बिटवीन एंटीमॉर्टम एंड पोस्टमॉर्टम वुंड्स. ठीक है. नाउ इन आवर लेक्चर 2 वी विल मूव ऑन विद इंजरी, ये क्या डेफिनेशन है, क्या क्लासिफिकेशन है, एंड देन वी विल सी हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट के कंपोनेंट्स. ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस इज. ठीक है, देन एज ऑफ वुंड्स के बारे में जनरल चीजें देख लेंगे. फिर उसके बाद एब्रेजन, ब्रूजेस, लैसेरेशन, ठीक है, इंसिजन, स्टैब वुंड, इनके बारे में देखेंगे पार्ट 3 में. If you like the my explanation and my notes, and if you want to access them, you can get them at my Telegram channel, जिसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगी. और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स.